आइए जानें मालिश एक सशक्त उपचार पद्धति। मित्रों, स्वास्थ्य निर्माण में मालिश एक अत्यंत उपयोगी व्यायाम है। इससे स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऐसी ही मदद मिलती है जैसे आहार, विश्राम, उपवास व टहलने आदि से मिलती है। आयुर्वेद में कहा गया है, नियमित रूप से तेल मालिश करने से वात रोग दूर होते हैं, अंग पुष्ट होते हैं, दृष्टि तेज होती है, निद्रा और सुख उत्पन्न होता है, वृद्धावस्था दूर होती है, शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है और शरीर का वर्ण सोने के समान हो जाता है। मालिश का प्रमुख कार्य है रक्त संचार में तेजी लाना। शरीर में रक्त संचार का कार्य हृदय से संपन्न होता है। स्वच्छ रक्त धमनियों द्वारा सारे शरीर में दौड़ता है और अशुद्ध रक्त वाहिनी शिराओं द्वारा अस्वच्छ रक्त हृदय में एकत्रित होता है। यहाँ उसकी सफाई होती है। रक्त जब पर्याप्त मात्रा में हृदय में नहीं पहुँचता तब तक सफाई की प्रक्रिया तेज नहीं होती। अशुद्ध रक्त सारे शरीर में फैला रहता है, शिराएं शिथिल बनी रहती हैं, किंतु मालिश से इन शिराओं में गर्मी उत्पन्न होती है और तेजी से रक्त संचार होने लगता है। हृदय गति भी उसी अनुपात से बढ़ जाती है और सारे शरीर में स्वच्छ रक्त प्रवाहित होने लगता है। जिन स्थानों में रक्त जमा हुआ होता है या हल्की गुत्थियां पड़ जाती हैं, उसे पिघलाकर पतला बनाने का काम मालिश से आसानी से पूरा हो जाता है। इससे रक्त वाहिनी नाड़ियों को विवश होकर कार्य में तेजी से जुट जाना पड़ता है। रक्त पतला हो जाने से फेफड़े भी आसानी से दूषित रक्त विकार दूर कर देते हैं। यह गंदगी मल, मूत्र और पसीने द्वारा स्वतः बाहर निकल जाती है। साथ ही शरीर का हल्का व्यायाम हो जाने से हल्कापन, चैतन्यता एवं स्फूर्ति बढ़ जाती है। इससे फेफड़े, जिगर, तिल्ली, छोटी आंत, बड़ी आंत, गले की ग्रंथि, रीढ़ के चक्रों की बीमारी, खराबी व कमजोरी दूर होती है। शारीरिक अंगों में क्रियाशीलता, पाचन शक्ति, रस निस्सरण, पचे हुए रस का शरीर में शोषण तथा सफाई के कार्य में तेजी लाने का सर्वोत्तम उपाय मालिश है। धमनियों और शिराओं की आकुंचन क्रिया में तेजी आने से रक्त बढ़ जाता है। इससे रक्त के श्वेत जीवाणु सशक्त होते हैं जो किसी भी रोग के कीटाणुओं का मुकाबला करने में सफल होते हैं। रोग निवारण शक्ति बढ़ती है और संपूर्ण रक्त विकार दूर हो जाते हैं। मनुष्य के सारे शरीर में लगभग 347 पेशियां होती हैं। इनमें से ऊपरी सतह वाली लगभग 44 पेशियां होती हैं। दूसरे व्यायाम से ऊपरी सतह की मांसपेशियों में तो हलचल हो जाती है, किंतु आंतरिक मांसपेशियों को लाभ और स्नेह सिंचन पहुंचाने के लिए गहरी मालिश की आवश्यकता होती है। इससे निष्क्रिय पड़े अंगों में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है और ये मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। जिनमें अधिक मोटापा या भद्दापन आ जाता है वह सुडौल बनने लगती हैं। मांसपेशियों की मालिश से उसमें शक्ति आती है, थकान दूर होती है। मानसिक या शारीरिक श्रम से उत्पन्न थकावट पैदा करने वाला दूषित तत्व जो इनमें जमा हो जाता है वह दूर हो जाता है और स्फूर्ति बढ़ जाती है। इनमें वृद्धि व विकास के साथ साथ ही बोझा उठाने व कार्य करने की शक्ति जागृत होती है। शरीर की स्नायु प्रणाली पर मालिश का बड़ा महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इनमें मालिश से उत्तेजना पैदा होती है जिससे थकावट दूर होकर आराम की स्थिति आती है। जिन स्नायुओं में किसी प्रकार का दर्द होता हो उनकी मालिश करने से दर्द कम हो जाता है। सरसों का तेल इस क्रिया के लिए अधिक उपयुक्त होता है। रोगनाशक शक्ति होने के साथ ही इससे शरीर को शीतलता व चिकनाई मिलती है, गांठें परिपुष्ट होती हैं और चर्म विकार दूर होते हैं। शुद्ध घानी का तेल मील के तेल की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है। जिन्हें महंगा ना पड़े उन्हें नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का वृक्ष प्रायः सभी पेड़ों से अधिक ऊंचा होता है, अतः वह सूर्य की किरणों से व्यापक शक्ति खींच लेता है। इससे एक रेडियम नामक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो शारीरिक धातु को पुष्ट करने में लवण का कार्य करता है। स्नायु मंडल रक्तवाहिनी, नाड़ियों, आंतड़ियों तथा दूसरे शारीरिक अवयवों की उष्णता को हटाकर शीतलता पैदा करता है। नैसर्गिक विटामिन प्राप्त होता है। कुछ बीमारी जैसे लकवा, वात आदि में राई या तिल का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। रंगीन कांच की बोतल में नारियल का तेल भरकर
कुछ दिन धूप में रखने से वह भी इन रोगों में इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। मालिश के प्रमुख तरीके ये हैं: नंबर 1 घर्षण, नंबर 2 दंडन, नंबर 3 थपकी, नंबर 4 कंपन और नंबर 5 संधि प्रसारण। इनका प्रयोग अवस्था, स्थिति और आवश्यकता के मुताबिक किया जाता है। शरीर की ऊपरी सतह पर समान दबाव से गदेलियों की सहायता से रगड़ने या मालिश करने से घर्षण कहते हैं। इससे रक्त में गर्मी पैदा करने के लिए तेजी से हाथ चलाना पड़ता है। यह गति प्रति मिनट 30 से लेकर के 180 तक होनी चाहिए और तब तक किया जाना चाहिए जब तक रोमकूप से सारे तेल का शोषण नहीं हो जाता। केवल तेज चुपड़ लेना या उसे ऊपर ऊपर ही रगड़ते रहना लाभप्रद नहीं होता। इस क्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि हाथों की गति हर बार हृदय की ओर हो। जैसे यदि पांव का घर्षण कर रहे हैं तो पिडली से मोटी जांघाओं की ओर हाथ ले जाना चाहिए। इसी प्रकार बारी बारी से हर अंग की मालिश करने से चर्म विकार दूर होते हैं, त्वचा स्वच्छ, कोमल व स्निग्ध हो जाती है। दूसरे अवों के भी दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों की मालिश करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। पेड़ों की मालिश करने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। संधिवात से जोड़ों की मालिश करने से, चर्बी इकट्ठी हुई स्थानों की मालिश करने से मोटापा दूर होता है और शरीर सुदृढ़ बनता है। सिर की मालिश अनिद्रा को भगाती है। मसूड़ों की घर्षण क्रिया भी एक प्रकार की मालिश ही है। इससे दांत मजबूत होते हैं। मधुमेह के रोगियों को मालिश कराने से रक्त के अंदर बेकार शर्करा जल जाती है और उसका पेशाब से निकलना कम हो जाता है। पक्षाघात, अपच, साइटिका, पथरी, लीवर की दुर्बलता, डिम्बाशय, प्लूरसी तथा हृदय की दुर्बलता के लिए शरीर की नियमित मालिश करनी चाहिए। इससे तत्कालिक लाभ मिलता है। मालिश करने के लिए जिन्हें साधन व समय न मिले, उन्हें स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को खूब मलकर धोना चाहिए। रगड़ने की क्रिया मालिश जैसी ही छोरों से हृदय की ओर हो तो स्नान से भी वही लाभ मिलता है जो किसी तेल या उपटन से प्राप्त होते हैं। स्नान करने के उपरांत किसी मोटे तौलिए से सारे शरीर को रगड़कर पोंछ डालना चाहिए। इससे रक्त के संचार में तेजी तथा सजीवता उत्पन्न होती है। मालिश करने के बाद थोड़ी देर तक हल्की धूप में बैठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दर्द या चोट की मालिश करने से तो सेकने की क्रिया भी साथ साथ चलते हैं। इससे खून में गर्मी पैदा होती है और दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। मालिश से उत्पन्न पसीना व तेल आदि के सम्मिश्रण से उत्पन्न गंदगी तथा रोमकूप की सफाई के लिए साबुन या मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर लेना बड़ा लाभदायक होता है। इससे रक्त को शीतलता प्राप्त होती है। धनी, निर्धन, रोगी, स्वस्थ, बालक, वृद्ध या नवयुवक सभी पर मालिश से अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं या स्थिर बनाए रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है। नियमित रूप से प्रतिदिन तेल मालिश करना स्वास्थ्य के लिए अति हितकारी होता है। आयुर्वेद में मालिश की बहुत प्रशंसा है। मालिश से वात रोग दूर होते हैं, कफ और मेद का शमन होता है, अंग सुदृढ़ होते हैं, त्वचा कोमल बनती है और नाड़ियां बलवान होती हैं। मालिश से कफ वात घटते हैं, मोटापा दूर होता है, अंगों में दृढ़ता आती है और त्वचा की क्रांति निखरती है। बड़ों के पैर दबाने के रूप में मालिश का भारतीय शिष्टाचार में भी समावेश है। पैर धोना सम्मानस्पद अतिथियों के सत्कार का एक प्रचलन है। चरण स्पर्श के साथ साथ घुटने तक पैर को कई बार दबा देने की परंपरा निभाई जाती है। पत्नियां पतियों के और बधुएं सास के पैर इसी प्रकार दबाती हैं। संत महात्माओं के निमित्त भी शिष्यगण इस शिष्टाचार का निर्वाह करते हैं। इस प्रचलन के पीछे यह रहस्य भी सन्निहित है कि मालिश स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। हाथ पैर दबाना भी मालिश का ही एक विशेष प्रकार है। बड़े आदमियों के सोने से पहले हाथ पैर दबाने के लिए सेवक नियुक्त रहते हैं। थकान उतारने के लिए सिर की मालिश करने वाले कुछ समय पहले तक इसे एक व्यायाम के रूप में अपनाते थे और हस्त कौशल का चमत्कार दिखाकर
मिचेल ने आश्चर्यजनक चमत्कार प्रस्तुत किए। उनके अस्पताल में जितने मनोरोगी आते उनमें से प्रायः प्रत्येक को ही वे किसी न किसी प्रकार की मालिश बताते। स्नायु संस्थान के साथ मनःतंत्र का घनिष्ठ संबंध बताते हुए उन्होंने यह सिद्धांत बनाया था कि शरीर में संव्याप्त तंत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार की उत्तेजना देकर मस्तिष्कीय अवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। अन्य डॉक्टरों ने मांसपेशियों धमनियों को सुव्यवस्थित बनाने में मालिश के सहारे बहुत सफलता पाई और उसे चिकित्सा का आवश्यक प्रयोग बताया। जोड़ों की जकड़न दूर करने में भी इसके सफल प्रयोग होते रहे हैं। जकड़न को शिथिल करने में मालिश का प्रतिफल हाथों हाथ देखा जा सकता है। गर्दन, पीठ आदि अकड़ जाने, हाथ पैर में मोच आने की दशा में प्राचीन काल की तरह अभी भी मालिश का उपयोग किया जाता रहा। घुटने मोड़ने में जिन्हें कठिनाई होती है उन्हें भी तेल मालिश के द्वारा लाभ मिलता है। अकड़न मुलायमी में बदल जाता है। मालिश को प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत महत्व दिया गया है। पानी, मिट्टी, भाप, सूर्य स्नान आदि की तरह ही उसे भी पीड़ित अंगों को राहत देने तथा समग्र उत्तेजना प्रदान करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। उसके कई प्रकार भी हैं और उतार चढ़ाव भी। इस पद्धति का नाम मैनिपुलेशन है। उसके भेद उपभेदों में स्टोकिंग, प्रेशर, प्रकाशन, फ्रिक्शन, वाइब्रेशन आदि विधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जिन्हें जिस मालिश से अनुकूलता पड़ती हो वह उसे अपना सकते हैं। किसी जानकार से सीख सकते हैं। उसे दूसरों की सहायता के बिना निजी प्रयत्नों से भी किया जा सकता है। पेट की मालिश करते समय यह ध्यान रहे कि भोजन को किए हुए कम से कम 3 घंटे हो गए हों तथा पेशाब कर चुके हों। हाथ घुमा घुमाकर पेट की मालिश करनी चाहिए। शरीर के विभिन्न स्थानों की मालिश विभिन्न ढंगों से होती है। पेट की मालिश कुछ दशाओं में वर्जित है। स्त्रियों के गर्भ होने पर, मानसिक धर्म की दशा में, पेट में गांठ या ट्यूमर होने पर, हर्निया रोग में, एपेंडिसाइटिस, दस्त आने पर, आँख आने पर, पेट में किसी प्रकार का घाव होने पर पेट की मालिश वर्जित है। या लीवर की मालिश भी पेट की मालिश से ही हो जाती है। साधारणतः सारे शरीर की मालिश करनी चाहिए। हाँ, यदि अंग विशेष में कष्ट हो तो केवल उसी भाग पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मालिश करने वाला यदि स्वयं रोगी होगा तो मालिश कराने वाले को उसका रोग आ सकता है। अतः मालिश स्वस्थ व्यक्ति से कराएं। जिसके हाथ में पसीना बहुत आता हो उससे भी मालिश न कराएं। मालिश उसी से कराएं जिसका हाथ कोमल तथा सूखा हो। मालिश करते समय अत्यधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। फिर इतनी देर मालिश न की जाए कि शरीर का चमड़ा कुपित हो जाए। बच्चों तथा बुढ़ों का चमड़ा तो शीघ्र ही गर्म हो जाता है, अतः उन्हें तो थोड़ी देर तक की मालिश करनी चाहिए। पेट की मालिश के लिए 10 से 15 मिनट तथा सारे शरीर की मालिश के लिए आधे घंटे से 1 घंटे तक पर्याप्त समय है। मालिश कराने वाले को अपने शरीर को मालिश कराते समय बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। यूँ तो मालिश से सभी को लाभ होता है, पर बच्चे तथा दुबले पतले व्यक्तियों को तथा अति शीघ्र लाभ होता है। मालिश प्रायः कछुए तेल से की जाती है। सरसों तेल तथा जैतून के तेल के अतिरिक्त घी से भी मालिश कुछ रोगों में की जाती है। जैतून का तेल सर्वोत्तम है। गांधी जी प्रतिदिन प्रायः 1 घंटा मालिश कराते थे। यह मालिश बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से की होती थी और मालिश कराते कराते गांधी जी खर्राटे भरने लगते थे। जब गांधी जी उपवास करते थे तब भी उनकी मालिश का व्यायाम बंद नहीं होता था। अतिशय गर्म या शीतल कमरे में मालिश नहीं करनी चाहिए। अति गर्म कमरे में मालिश करने से पसीना आता है। पसीने का पानी मालिश के आनंद को मार देता है। शीतल या जहां हवा के झोंके आते हों ऐसा कमरा शरीर को बार बार शीतल कर रक्त संचालन क्रिया में बाधा डालता रहता है। स्वच्छ कमरे में चटाई पर बैठकर मालिश करानी चाहिए। सूर्य की कोमल किरणों में मालिश करने अथवा मालिश के बाद बैठने से स्वास्थ्य सुधरता है। मालिश का अच्छा समय सुबह या शाम का है। भोजन के बाद तुरंत मालिश न करनी चाहिए। मालिश और भोजन के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना आवश्यक है। मालिश की पद्धति का ज्ञान होना जरूरी है। अधिकांश लोग बलपूर्वक तेल घिसने की क्रिया को मालिश समझते हैं। बाजारू लोगों से मालिश कराना सचमुच हानिप्रद है। मालिश एक व्यवस्थित विज्ञान है, विकसित चिकित्सा पद्धति है और आरोग्य प्राप्ति की सुंदर कला है। शरीर विज्ञान की अज्ञानता, स्वास्थ्य के नियमों की अनभिज्ञता और मालिश पद्धति की अनुभवहीनता
मालिश के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। जिस मनुष्य की मालिश करनी हो उसे स्वच्छ चादर पर लिटा देना चाहिए। दाएं और बाएं पैर की उंगलियों से मालिश शुरू कर पैरों के पंजे, पिडली, घुटने और जांघ की ओर मालिश करते हुए क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। संक्षेप में, बाल की विशुद्ध दिशा में हृदय की ओर मालिश के हाथ घुमाना उचित है। भूल से रक्त भ्रमण की दिशा में मालिश न की जाए। दोनों पैर की मालिश हो जाने पर कमर की मालिश की जाए और फिर हाथ की मालिश करनी चाहिए। हाथ की मालिश भी उंगलियों से शुरू कर कंधे की ओर की जाए। तत्पश्चात पेट, रीढ़, गर्दन, मुख के स्नायु और छाती की मालिश करनी चाहिए। सबसे अंत में अधिक सावधानी और ध्यानपूर्वक पेट की मालिश करनी चाहिए। नाभि की दाहिनी ओर से 4 से 6 उंगली दूर छोटी और बड़ी आंत का संधि स्थान है। इस स्थान से ऊपर जाने वाली आंत से मालिश शुरू कर बाईं तरफ हाथ लाकर नीचे लाया जाए, अर्थात नाभि के आसपास गोलाकार दाहिनी ओर से शुरू कर पेट की मालिश करनी चाहिए। मालिश के समय पैर के तलवों और सिर में अच्छी तरह तेल पचाया जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।